क्या आपको पता है अगर कनाडा और यूएसए दोनों एक कंट्री हो जाए तो उनका एरिया रशिया से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये दोनों कंट्रीज दुनिया का सबसे लंबा अनप्रोटेक्टेड बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में कोई भी सैनिक या मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि टैंक्स वगैरह तैनात नहीं है। हाँ, कुछ गिने चुने हो सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इन दोनों देशों के बीच में 6 ऐसे एयरपोर्ट्स है जो आधे इधर है और आधे उधर। ये ऐसा क्यों है, इसका मैंने एक मस्त वीडियो देखा था जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इन दोनों देशों में कल्चर, म्यूजिक, खाना एक जैसा है। दोनों देश डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक यूएसडी और एक कनेडियन डॉलर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि ये दोनों देश एक नहीं है? चलो इसे जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो हुआ यूं कि ब्रिटिश अमेरिका की नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में टोटल 23 कॉलोनीज थी। उसमें से 13 कॉलोनीज ने ब्रिटिश कानून और व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ दी। पर उन 23 कॉलोनीज में से 4 कॉलोनीज नोवा स्कॉटिया, प्रोविंस ऑफ क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो अभी कनाडा बन चुके हैं, ये कॉलोनीज स्पेशली नोवा स्कॉटिया एंड क्यूबेक के लोग इस रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बने। नोवा स्कॉटिया इस रेवोल्यूशन का हिस्सा ना बनने के पीछे 3 रीजंस है। फर्स्ट, नोवा स्कॉटिया से अकेडियंस को निकाल देना। नोवा स्कॉटिया ब्रिटिश कंट्रोल से पहले एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। अकेडिया नोवा स्कॉटिया में जगह है जहाँ पे फ्रेंच लोग आकर बस गए थे और उस कॉलोनी को फ्रेंच कॉलोनी ऑफ अकेडिया कहा जाता था। फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के दौरान ब्रिटेन को ये डर था कि फ्रेंच बोलने वाले अकेडियंस फ्रेंच कॉलोनीज का साथ देंगे। फ्रेंच एंड इंडियन वॉर नॉर्थ अमेरिका में 7 सालों के लिए ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच कॉलोनीज में लड़ी गई थी। जैसे वहाँ के रेड इंडियंस का हमारे इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं, वैसे ही इस वॉर से भी हमारा कोई वास्ता नहीं। चलो आगे की कहानी सुनते हैं। इसलिए ब्रिटेन ने सारे अकेडियंस को शपथ लेने के लिए मजबूर किया कि वो इस वॉर में यूनाइटेड किंगडम का साथ देंगे, और जिसने शपथ लेने से इनकार किया उन सारे अकेडियंस को ब्रिटिशर्स ने नोवा स्कॉटिया से निकाल फेंका। अब जो बचे रहे वो ज्यादातर ब्रिटेन के लिए लॉयल थे। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के वक्त यूएसए एंड फ्रांस सबसे बड़े अलाइज थे। रीजन नंबर 2, ब्रिटेन के प्रति एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना। अकेडियंस को हटा के जो नए लोग वहाँ पे सेटल हुए उनके बिलीव्स अलग थे। बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स के शुक्रगुजार थे कि ब्रिटिशर्स ने नोवा स्कॉटिया में उन्हें रहने के लिए जगह दे दी, और जो ब्रिटिशर्स के वफादार लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद 13 कॉलोनीज से निकलकर बाहर आए उन्हें नोवा स्कॉटिया में सेटल किया गया। रीजन नंबर 3, ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस इन हैलिफैक्स। एक और रीजन जिसके कारण नोवा स्कॉटिया ने उन 13 कॉलोनीज को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि नोवा स्कॉटिया के हैलिफैक्स में ब्रिटिशर्स का नेवल बेस था, जिसकी वजह से कोई भी क्रांतिकारी हरकत को ब्रिटेन आराम से दबा देता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेवल बेस के कारण एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और इकोनॉमी फूलने फलने लगी और लोगों की क्रांतिकारी वही के वही दबके रह गई। अच्छा, नोवा स्कॉटिया का समझ आ जाता है, छोटी कॉलोनी थी, पर क्यूबेक का क्या? क्यूबेक तो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लोग रहने वाली कॉलोनी थी। ऊपर से वो तो मोस्टली फ्रेंच लोगों से भरी पड़ी थी। पर क्यों क्यूबेक ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में उन 13 कॉलोनीज का साथ नहीं दिया? इसके भी अगेन 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, 1774 का क्यूबेक एक्ट। ये एक्ट ऐसे बनाया गया था कि इसके कारण फ्रेंच कैथलिक्स को गवर्नमेंट में अच्छे जॉब्स लेने में हेल्प हो। साथ ही फ्रेंच लोगों को उनके स्टाइल का लॉ फॉलो करने का फ्रीडम दिया गया। इस लॉ ने कैथलिक चर्च को ज्यादा पावर दी, जिससे चर्चेस लोगों से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर पाए। क्यूबेक एक्ट ने सेनरिल सिस्टम को रीएस्टेब्लिश करने का परमिशन दे दिया। सेनियर मतलब जमींदार, और जो लोग जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे उन्हें हैबिटेंट बुलाया जाता था। इस एक्ट को फ्रेंच लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया था ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। रीजन नंबर 2, अमेरिका क्यूबेक इन्वेट करने में फेल हो गया। जून 1775 में अमेरिकन कॉन्टिनेंटल आर्मी ने क्यूबेक को इन्वेट कर लिया और ग्रेट ब्रिटेन को बाहर निकाल के फेंका। पर ब्रिटिशर्स ने अक्टूबर 1776 में हजारों सैनिकों को लेकर वापस क्यूबेक को अपने कंट्रोल में ले लिया। रीजन नंबर 3, इसका 3rd रीजन ये है कि वहाँ पे अलग अलग हेरिटेज यानी कि संस्कृतियां थी। बहुत सारे फ्रेंच लोग क्यूबेक में कैथलिक थे और मोस्टली अमेरिकन रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रोटेस्टेंट थे। अब इसके बारे में मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो जैसा इस्लाम में शियाज और सुन्नीज होते हैं जो एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, बस कुछ बिलीव्स अलग अलग होते हैं, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। इससे कैथलिक्स को लगा कि इसके वजह से उनके रिलीजियंस का इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंच कैथलिक्स न्यू इंग्लैंडर्स को फ्रेंच और ब्रिटेन वॉर से अपना दुश्मन मानते थे। बाकी 13 कॉलोनीज की तरह क्यूबेक ने कभी सेल्फ गवर्नेंस नहीं देखा था, सो उन्हें मोनार्की की आदत थी।
3 सितंबर 1783 यूएसए एंड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने पेरिस में एक ट्रीटी साइन की, जिसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म हो गया और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ये ट्रीटी साइन करने से पहले अमेरिका ने बची हुई बाकी कॉलोनीज को रिक्वेस्ट किया कि वो आके अमेरिका का हिस्सा बन जाए, पर उन कॉलोनीज ने ये इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और ब्रिटेन की ही कॉलोनी रहना डिसाइड किया और ऐसे यूएसए 13 कॉलोनीज से एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया और कनाडा यूएसए का हिस्सा नहीं बन पाया। द वॉर ऑफ 1812 में यूएसए ने एक फाइनल अटेम्प्ट किया ब्रिटिश कनाडा को हरा के कनाडा को अपना हिस्सा बनाने का। यूएसए को लगा कि कैनेडियन लोग उनके इस डिसीजन का स्वागत करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और यूएसए ये लड़ाई ब्रिटिशर्स से बुरी तरीके से हार गया और वापस यूएसए ने कभी कनाडा को हथियाने की आज तक कोशिश नहीं की। इस तरह से हिस्टोरिकली तो यूएसए और कनाडा कभी एक देश नहीं बन पाए, पर सवाल ये आता है कि कनाडा आखिर कब ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ। 1860 आते आते ब्रिटिशर्स को लगा कि शायद यूएसए वापस से एक बार कनाडा की ओर अपनी बॉर्डर एक्सटेंड करेगा। 1867 तक नॉर्थ अमेरिका के आसपास के कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटेन ट्रेवल करके एक यूनियन बनाने का फाइनलाइज करते हैं, जिसमें नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जैसे और कॉलोनीज शामिल थी और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के अनुसार 1 जुलाई 1867 को नया नेशन बनाया जाता है, जिसका नाम किंगडम ऑफ कनाडा रखा जाता है। बीएनए एक्ट भले ही कनाडा को इंटरनल अफेयर्स में फ्रीडम दे देता है, फिर भी एक्सटर्नल अफेयर्स में ब्रिटेन अभी भी कनाडा को कंट्रोल करता है, जैसे कि यूएसए के साथ बॉर्डर डिसाइड करना। मार्च 29, 1982 को ऑफिशियली कनाडा एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। हालांकि उसके पहले भी ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया होता है। तो ऐसे ये दोनों कंट्रीज हिस्टोरिकली अलग अलग ही बनी रही। पर मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा, हमें हमारा पड़ोसी कितना भी पसंद आ गया तब भी हम हमारा घर उसके साथ नहीं बसाते। कुछ ऐसा ही यूएसए और कनाडा के साथ भी हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अभी के अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे और यूट्यूब एल्गोरिदम दोनों को खुश कर दो। बाय बाय।